नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। अभी पिछले कुछ दिनों से जो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है वाखान कॉरिडोर के मुतालिक, इसके हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेशन टूटी-पची जिसे कहते हैं ना, वो आ रही है सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, अफ़गानिस्तान क्या करेगा, तालिबान क्या करेंगे, पाक और फिर ज़ाहिर है तालिबान और उनके जो सियासी विंग है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी सियासी जमात, वो बता रही है कि बाजौड़ के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, जो कि इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो मतलब एक दरफुंतनी से ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ एरियाज़ जो हैं वो ख़तरनाक आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो तो आपको पता ही है, तालिबान के हमले जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर होते रहते हैं। बहुत सारे जो केपी के इलाके हैं, सदर्न केपी में ख़ास तौर पर बहुत से हमले हुए हैं पिछले कुछ अरसे में, बट दैट डज़न्ट मीन कि कोई एरिया ऐसा है जो कि तालिबान के कंट्रोल में है एज़ सच। लेकिन पाकिस्तान वाखान कॉरिडोर जो कि एक छोटी-सी राहदारी है, कॉरिडोर का मतलब भी राहदारी होता है वैसे तो, जो कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान में एक पट्टी है जो कि अफ़गानिस्तान का हिस्सा है और ये बहुत छोटी-सी है, बदख्शां प्रोविंस है अफ़गानिस्तान का जिसका ये हिस्सा है और ये पट्टी जो है ये अफ़गानिस्तान को चीन से मिलाती है। इसके अलावा चीन के साथ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता। अब ये जो बॉर्डर है ये क्यों लगता है? इसके बारे में पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब 1893 में ये जो ड्यूरेंट लाइन का जो एग्रीमेंट है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि इंडिया की इंडियन गवर्नमेंट थी, ज़ाहिर-सी बात है, और अफ़गानिस्तान के जो अमीर थे उस ज़माने के, उनके दरमियान जो मुआहिदा हुआ था, उसमें जो इंडियन साइड है, यानी कि जो ब्रिटिश हैं, वो उन्होंने जानबूझ के वाखान कॉरिडोर, जो कि इंडिया का हिस्सा था, चित्राल का हिस्सा था, इसको अफ़गानिस्तान का हिस्सा बनाया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश इंडिया और रूस के दरमियान कोई बॉर्डर कहीं से भी लगता हो। तो ये 12 मील की एक छोटा-सा कॉरिडोर जो है, एक बफर ज़ोन के तौर पर रखा गया था और ये कुछ मतलब एक जगह से कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, जहाँ पर 12 मील जो है वो रह जाता है और ये उस वक़्त सोवियत यूनियन था या बाद में सोवियत यूनियन बना, उस वक़्त तक रशियन एम्पायर थी और सोवियत यूनियन जो है इसमें और पाकिस्तान के दरमियान एक ज़माने में, जब अफ़गानिस्तान से पहले, मतलब जब 79 में ये सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अभी तक अंदर नहीं आए थे, वो उनकी एक सपोर्टेड गवर्नमेंट मौजूद थी, लेकिन उस वक़्त तक भी सिर्फ़ एक 12 मील का कॉरिडोर था जो कि सोवियत यूनियन और पाकिस्तान को एक-दूसरे से जुदा करता था। और पाकिस्तान फिर जब वो आ गए तो फिर पाकिस्तान को ये ज़ाहिर-सी बात है, जो कि अंग्रेज़ों का ग्रेट गेम के दौर से एक खौफ था कि हमें एक-दूसरे के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक-दूसरे के बारे में फिर एंग्ज़ायटी कि ये हमारे मुल्क में है, वो उनको भी एंग्ज़ायटी कि हमारे यहाँ से उनके जानिब जो है वो कोई एक-दूसरे में इंटरफेरेंस होगी, मुदाखलत होगी। और इसी वजह से जनरल ज़िया का एक मशहूर जो है वो एक स्टेटमेंट है, जिसके अंदर उन्होंने अपने करीबी साथियों से जो है वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी गालिबन, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जेंटलमैन, रशिया इज़ नाउ एट आवर बॉर्डर, यानी पाकिस्तान के बॉर्डर पर अब रशिया आ चुका है। तो जो बिग रेड बियर जिसको कहा जाता था उस ज़माने में। तो ये जो वाखान कॉरिडोर है, ये पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान में अब हो क्या रहा है यहाँ पर? हो ये रहा है, जो कि पाकिस्तान की साइड ऑफ स्टोरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्ज़ैक्टली ऐसे ही होगी, बट जो पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक आप कह लें मीडिया विंग है, वो जो बात फैला रहा है या जो बात वो पब्लिक में पहुँचा रहा है अपने मुख्तलिफ ज़राए से, वो ये है कि पाकिस्तान का जो ख़्वाहिश है वो ताजिकिस्तान को पाकिस्तान ने साथ मिलाया है। उसकी रीज़न ये है कि एनआरएफ, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि माज़ी में नॉर्दर्न अलायंस के नाम से, आपको याद होगा, जब अगर आप में से कुछ लोग अफ़गानिस्तान की वॉर को फ़ॉलो करते रहे हैं 2001 ऑनवर्ड्स और उससे पहले तालिबान के ज़माने में भी, तो एक नॉर्दर्न अलायंस था जिसे शुमाली इत्तेहाद कहा जाता था। इसका एक नया नाम है जिसका नाम है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट। इसके अंदर अभी भी ताजिक बहुत बड़ी तादाद में उज़्बेक हैं और ये तालिबान के मुखालिफिन हैं। तालिबान की ऑपोज़िशन आप इसको कह सकते हैं, ऑल्दो वहाँ पर कोई मतलब सियासी निज़ाम तो नहीं है, लेकिन जो उनकी एक समझ लीजिए कि, और इसको लीड जो एक उनका मिलिटेंट एक हर वक़्त आपस में जो लड़ते हैं ना, जंगें तो हो रही है ना, तो उसमें जो उनके मुखालिफ ग्रुप है और जो इसके लीड कर रहे हैं वो अहमद मसूद हैं। अब मुझे याद है बहुत साल पहले मेरी एक बहस हुई थी, आमिर हाशिम खाकवानी साहब एक कॉलमिस्ट हैं और उनसे हमने दुनिया न्यूज़ के लिए हमने एक छोटा-सा ऑनलाइन एक हमने इवेंट किया था, जिसके अंदर हमने उनसे ये पूछा, उन्होंने कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अहमद शाह मसूद के साथ अपने ताल्लुकात, और मेरा उनसे सवाल ये था कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, उसके दोनों साइड्स पर पश्तून्स रहते हैं, तो पाकिस्तान पश्तून्स के साथ या उनको एंटागनाइज़ करके, जिसमें उस वक़्त तालिबान तो नहीं थे, मगर उसमें गुलबद्दीन हिकमत यार जो है वो, उसकी ख़्वाहिश थी कि अहमद शाह मसूद से और बुरहानुद्दीन रब्बानी से हमें मैक्सिमम जो है वो एक डिस्टेंस रखना चाहिए। तो पाकिस्तान उन पश्तून साथियों को नाराज़ करके ताजिक साथियों की तरफ कैसे जा सकता था? अगर उनके दरमियान स्किज़्म आ गया, तो फिर पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं था।
कि उनको जो है पाकिस्तान वार्ड ऑफ कर सके उनको, क्योंकि पश्तून्स यहाँ पर भी रहते हैं, तो हमें एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसको कहा जाता था उसको अगर बनाना है तो फिर ज़ाहिर है पश्तूनों के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। आज भी पाकिस्तान के सामने ये है। अब पाकिस्तान यहाँ पर करना ये चाह रहा है कि वाखान कॉरिडोर के अंदर तो उनको तंग करे, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान ये चाहता है कि ताजिकिस्तान जो कि एक तरह से सेंचुरी है, सेफ हेवन है उन नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट के जो लीडरान हैं उनके लिए, और उनके जो ट्रूप्स हैं या आप उनके फुट सोल्जर्स हैं उनके लिए, उन वहां पर पाकिस्तान उनको स्ट्रेंथन करना चाहता है ताजिकिस्तान के साथ मिलकर। और कहा यह जा रहा है कि चीन का भी एक टैसिट अप्रूवल जिसे कहते हैं वो पाकिस्तान के साथ और ताजिकिस्तान के साथ मौजूद है, और पाकिस्तान की लीडरशिप में इसको किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इज द बेस्ट आर्म्ड कंट्री इन द रीजन अपार्ट फ्रॉम चाइना ऑफ कोर्स। और पाकिस्तान के पास जो है वो ये स्ट्रेटेजिक एक क्योंकि वो उनके ठिकानों को भी जानता है पाकिस्तान, टीटीपी के अंदर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेशन भी होना जो है वो जाहिर सी बात है कि एक ऑब्वियस बात है। हमने उनको पलाया, पाला, पोसा है, बड़ा किया है और फिर वहां से छुड़ा के लेकर आए हैं, तो हमारे पास उनके इंटेलिजेंस एसेट्स पाकिस्तान के टीटीपी के अंदर भी और अफगान तालिबान के अंदर भी मौजूद हैं, बाकी किसी भी खित्ते के अंदर दीगर जो ममालिक हैं उनके मुकाबले में। और अगर चाइना की जो इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट है वो पाकिस्तान के साथ इसके अंदर इसके उसकी आशीर्वाद एक तरह से आप कह लीजिए पाकिस्तान के साथ है, तो उसमें पाकिस्तान को ये, अब ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान ये वखान कॉरिडोर को क्या पाकिस्तान टेक ओवर कर सकता है? देखिए, इंटरनेशनल लॉ जो है वो पाकिस्तान को परमिट नहीं करता। वंस वी डू दैट बेसिकली वी आर वायलेटिंग द ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट, जो कि तालिबान पहले ही नहीं मानते, और अगर पाकिस्तान ने भी उसको मानने से इनकार कर दिया तो ये जो है वो दोनों ममालिक के लिए एक तरह से आप समझ लीजिए कि बॉर्डर जो है वो एक नॉन एंटिटी बनकर रह जाएगा अगर दोनों एक दूसरे के। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है। जो मैंने लोगों को पढ़ा है और मैंने बात की है उससे मुझे समझ में यही आया है कि ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल, ये करेगा नहीं पाकिस्तान। हाँ, एनआरएफ को आर्म करके, क्योंकि देखिए एनआरएफ जो है वो अब तालिबान से लड़ने के लिए एक जो है वो अच्छी कुव्वत रखता है, लेकिन वो मुकाबला कर नहीं सकता, इतना तगड़ा नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि उसको कोई और मुल्क आर्म नहीं करता, उसके पास असलहा नहीं है। तो अगर पाकिस्तान से, ताजिकिस्तान से, चीन से, दीगर ममालिक से उनके पास असलहा आना शुरू हो जाए, पैसा आना शुरू हो जाए, इंटेलिजेंस लीक्स होना शुरू हो जाए, उनके पास इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाए तालिबान से लड़, और पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स की जो कैपेबिलिटी है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि प्रिसिजन के साथ पाकिस्तान कर सकता है, उसके पास असला है, उसके पास इंटेलिजेंस जराए मौजूद हैं और उसके पास कैपेबिलिटी मौजूद है फिजाई हमले के लिए, जिसके जरिए पाकिस्तान विदाउट सेटिंग फुट ऑन ग्राउंड पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर ये स्ट्राइक्स कर सकता है। उसके जरिए पाकिस्तान और ये सब जो है वो एक तरह से तालिबान का ध्यान उस तरफ लगाना चाहते हैं, ताकि जो टीटीपी है जब पाकिस्तान उसको टारगेट करे तो तालिबान की सपोर्ट टीटीपी के साथ, या एक तो पहली बात ये कि वो सियासी तौर पर पीछे हटे, उनकी जो हिमायत है उसको खत्म करे, बट मोर इम्पोर्टेंटली ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि उसको जो है वो एक जो उनकी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो भी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो और एनआरएफ से लड़ने में सर्फ हो, जिससे पाकिस्तान को टीटीपी के साथ दो दो हाथ करने में आसानी हो। क्या पाकिस्तान ये कर पाएगा? क्या टीटीपी के अपने इस असासे कितने तगड़े हैं इस मुल्क के अंदर, क्योंकि वो मुक्ति बाहिनी से के मुकाबले में कहीं ज्यादा तगड़ी है, लेकिन पाकिस्तान पश्तून्स जो है वो बंगालीज नहीं है, पश्तून्स का को अच्छी तरह जानते हैं। और ओलफ कैरो जो कि आखिरी गवर्नर थे पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के एरिया के एनडब्ल्यूएफपी के, उनका एक स्टेटमेंट मुझे याद है जो मैंने उनकी किताब पढ़ी द पठान्स, उसके अंदर उन्होंने कहा कि पिछले कई सदियों से जो कि हमले होते रहे हैं सेंट्रल एशिया से और काबुल की तरफ से, लेकिन अब पिछले ये जो रंजीत सिंह ने कब्जा किया उसके दौर में कब्जा हुआ पेशावर तक, और फिर उसके बाद अंग्रेजों ने उसके ऊपर उसको उन ट्रीटीज को और उस एरिया को कंसोलिडेट किया, और उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई और पाकिस्तान आया तो उसने ये लिखा, और उसने 1856 या 57 में 1956 या 57 में उसने बुक लिखी, और उसके अंदर उसने ये कहा कि अगर कभी एक कुर्बत होती है दोनों की तो ये पेशावर डोमिनेटेड होगी, और अब पेशावर डोमिनेट करेगा, काबुल डोमिनेट नहीं कर सकता इस रीजन को। सो ये बात भी अपनी जगह जो है वो हकीकत है कि एक ट्रेंड आर्मी, एक स्टैंडिंग आर्मी कंपेयर्ड विद एक रैग टैग ग्रुप ऑफ इंटरेस्टेड गैंगस्टर्स, उसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास जो जराए हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। उनके हिमायती भी ज़ाहिर है खित्ते के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के हिमायती भी खित्ते के अंदर मौजूद हैं, एंड आवर्स आर प्रॉबली मोर बेटर प्लेस्ड टू हेल्प अस हियर। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगले कुछ महीने जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि
किस हद तक एस्केलेशन होगी। जंग शायद मुकम्मल तौर पर ना हो, लेकिन कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।